हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं। ये क्वेश्चन सोशल साइंस से है, ठीक है, जिसको एसएसटी भी हम लोग बोलते हैं। इसके जो है एक पार्ट होता है राजनीति शास्त्र, ठीक है, राजनीति शास्त्र, उसी से लिया गया है ये क्वेश्चन। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन में गारंटी के साथ क्वेश्चन लड़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो 10 क्वेश्चन हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग को बता दूं, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर या फिर 3 नंबर का आ सकते हैं, तो इसको विशेष ध्यान में रखते हुए आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है। मतलब जो है लोकतंत्र को जो है बढ़िया बनाने के लिए या किस चीज के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आंसर को हम लोग देख लेते हैं ताकि जो है समझ में आ पाए। तो आंसर हम लोग क्या लिखे हैं, राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनैतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। राजनीतिक दल क्या है, ये जो है लोगों का समूह रहता है, उसके संगठन रहता है जो कि सत्ता जो है चुनाव लड़ने और सत्ता को जो है हासिल करने की काम जो है करते हैं, ठीक है। अतः विभिन्न राजनीतिक जो है दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। लड़ते मीन्स फाइट नहीं करते हैं, और वो जैसे फिजिकली नहीं लड़ते हैं, वो जो है वोट के हिसाब से लड़ते हैं, ठीक है। उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के हाथों में न रहे। ये इसीलिए जरूरी है कि कोई एक व्यक्ति जो है भारत पे या किसी भी लोकतांत्रिक देश पे जो है राज न कर पाए, ठीक है। तो एक व्यक्ति राज न कर पाए, उसके लिए चुनाव व्यवस्था रहना बेहद जरूरी है। अगर हम राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं के समूह वाले राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रहती है। जब लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में रहते हैं ना, तो कंपटीशन लगा रहता है, जिससे लोग अच्छा काम करते हैं कि आगे भी चल के उनका भविष्य बना रहे, और इससे अलग अलग जो है मानसिकता के लोगों के साथ, अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ जो है सत्ता जाती रहती है। ये था पहला क्वेश्चन, इसको समझना है। आप लोग रटेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आर्थिक अपराध को स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स क्राइम जो है क्या होता है, इसको स्पष्ट करना है। चलिए आंसर के माध्यम से देखते हैं। बिना आयकर चुकाए धन एकत्र करना या पैसे के लाभ के कारण जो अपराध किए जाते हैं उन्हें ही आर्थिक अपराध कहते हैं। मतलब आप जो है अपने मेहनत से कितना हूँ मेहनत करके जो भी पैसा कमा रहे हैं उस पे टैक्स को नहीं जमा करेंगे। आयकर मतलब क्या होता है, टैक्सेस, तो टैक्सेस को नहीं जमा करते हैं तो वो भी एक आर्थिक जुर्म है। साथ ही साथ इस पैसों को जुटाने के लिए कुछ गलत काम करते हैं तो वो तो जुर्म में आता ही आता है। यह काम कुछ व्यवसायी और उद्योगपति कर पाए गए हैं, ठीक है, करते पाए गए हैं। कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति है, वो लोग करते हैं। रिश्वत में धन वसूलना भी आर्थिक अपराध है, कोई रिश्वत लेता है वो भी आर्थिक अपराध है। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन या विदेशी बैंकों में भारतीय द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि आर्थिक अपराध है। आप स्विस बैंक के नाम सुने होंगे, लोग जो है पैसा जमा करा रखे हैं, तो ये सब भी आर्थिक अपराध के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग विशेषकर 3 नंबर क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर जो है वितरण को बताइए। सत्ता के जो ऊर्ध्वाधर वितरण है उस क्या है उसको बताना है। आंसर देख लेते हैं। सत्ता में साझेदारी की दूसरी कार्य प्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें जो है जो बंटवारा होता है, जैसे कोई जल संसाधन के मंत्री होते हैं, कोई खेल के मंत्री होते हैं, कोई अलग अलग विभाग के रेल मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो इस टाइप से जो बंटवारा होता है सत्ता के, ऐसे बंटवारे को हम क्या कहते हैं, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लोकमत निर्माण में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है। लोकमत के निर्माण में जो है राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में देख लेते हैं। ये सब ना इससे बाहर राजनीतिक शास्त्र से जो है क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसमें से 100% आपको देखने को मिलेगा। आंसर देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन में लोकमत निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल जनसभाएं, रैलियां, समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन के सारे जनता की सहमति या समर्थन प्राप्त करते हैं।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लोक मत निर्माण, मतलब लोगों का मत, मतलब वोट, लोग जो है वोट दे, ये कैसे संभव है, तो जनसभा करके, रैलियां करके, समाचार पत्र के द्वारा, रेडियो के द्वारा या फिर टेलीविजन के द्वारा जो है लोगों के पास भेजा जाता है, उससे लोगों में जागरूकता आती है, जिससे कि ये चीजें संभव होता है। बहुत बढ़िया। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है, किन्हीं 2 प्रावधानों का उल्लेख करें जो भारत के धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। ऐसा कौन सा 2 जो है यहाँ पे प्रावधान दिया गया है जो कि भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। चलिए देख लेते हैं। आंसर के रूप में यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए प्रावधान, पहला क्या है, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो राजकीय धर्म है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा दिया गया है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म के विशेष दर्जा नहीं देता है। भारत के संविधान में जो है कोई विशेष धर्म का जो है दर्जा नहीं दिया गया है कि हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ या मुस्लिम धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, ऐसा नहीं बताया गया है। हालांकि यहाँ पे जो भारत की धरती है ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो है ये हिंदुस्तान इसीलिए नाम पड़ा कि ये हिंदुओं की धरती है, लेकिन फिर भी इसको जो है धर्म निरपेक्ष रखा गया है, ठीक है। दूसरा क्या प्रावधान है, ध्यान से समझिएगा। संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म का अंगीकरण कर सकता है, मतलब किसी भी धर्म में वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस आधार पर उसे किसी अवसर से जो है वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब कोई किसी धर्म को जो है चूज कर रहा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता अगर वो अपने मर्जी से कर रहा है। 6 नंबर देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है। गुप्त मतदान को परिभाषित करें, मतलब गुप्त मतदान क्या होता है, जो कि किसी से बिना बताए दिए गए वोट को जो है गुप्त मतदान कहा जाता है। आंसर देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान में अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए गुप्त मतदान की आवश्यकता दिया गया है। भारतीय संविधान में जो है लोग वोट करते हैं ना, तो इसमें गुप्त का सिस्टम रखा गया। आप वोट अगर इलेक्शंस में अभी तो गए नहीं होंगे, एज आपका हुआ नहीं होगा, जैसे ही 18+ होंगे आपका वोटर कार्ड बनेगा तो जाएंगे ना, तो वहां पे देखेंगे ये सीक्रेट रहता है, आप किसको वोट दिए किसी को पता नहीं चलता बूथ पे, ठीक है। तो बूथ पे पता नहीं चलता, ये चीजें क्या है, ये सीक्रेट रखा गया है, वही चीज होता है गुप्त। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश के प्रत्येक 18 वर्ष के ऊपर के आयु के मताधिकार जो है प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति अपना मतदान मत पत्र यानी बैलेट पेपर या फिर ईवीएम मशीन द्वारा अपनी पसंद के अनुसार योग्य उम्मीदवार के पक्ष में उस प्रत्याशी के नाम के आगे निशान लगाकर अथवा मशीन की बटन दबाकर गुप्त ढंग से जो है क्या करते हैं, अपना मतदान करता है। मतदान की निष्पक्षता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था को गुप्त मतदान प्रणाली कहा जाता है। अभी जो मैं आपको बताया 18 वर्ष के होंगे जब जाएंगे वोट देने ना, तो ये चीजें भले हल्ला है कि भाई मोदी को देना है या राहुल जी को देना है, लेकिन कोई क्लियर नहीं रहता है। आप बताएंगे मोदी को, ये गुप्त है, आप जाके राहुल को दे सकते हैं, ठीक है, राहुल को दे सकते हैं, समझ में आया, या फिर राहुल को देने जा रहे हैं आप मोदी को दे सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं रहता है कि ये चीजें खुल्लम खुल्ला है, तो आप चीजों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यही चीज होता है गुप्त मतदान। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ग्राम कचहरी की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। जो ग्राम कचहरी बनता है उसका संरचना कैसे रहता है, उसका कार्य क्या रहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको 100% दावा के साथ कह सकता हूं, कहीं भी आप पंचायत भवन में चले जाइए, वहां पे टाइमली काम हो जाए या बढ़िया से काम हो जाए, ये संभव ही नहीं है, इवन बिहार में, ठीक है। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या ही होता है, कागजाती चीजें सारा है ही। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया गया है। ग्राम कचहरी न्यायपीठ का निर्णय लिखित रूप में होता है और उस पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। ग्राम कचहरी भारतीय दंड संहिता के अनेक धाराओं से संबंधित मुकदमों को देख सकती है। उसे जो है फौजदारी और आगे देख लेते हैं, दूसरे पेज पे जो है क्या लिखा गया है, उसे फौजदारी और जो है क्या दीवानी दोनों मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार है, ठीक है। ये जो है ग्राम पंचायत पे होता है। हालांकि आप लोग कहीं पे देखे नहीं होंगे ऐसे कि ग्राम कचहरी जो है इस चीज को सॉल्व करे, बट ये चीजें जो है होता ही होता है, ठीक है।
इसको वो लिखित रूप से कर सकते हैं, इवन अगर उनका इंटरेस्ट हो तो। 8 नंबर क्या है, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्यों? शिक्षा का अभाव मतलब कम पढ़े लिखे लोग जो है लोकतंत्र के लिए क्यों चुनौती बने जा रहे हैं या फिर चुनौती हैं, इसको देखते हैं। आप लोग आमतौर पे देखे होंगे, अभी बिहार में 2025 सिलेक्शन आया है तो ये चीज़ें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आंसर, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग जितनी अच्छी तरह से कर सकता है उतनी अच्छी तरह से अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता। अर्थात अशिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र के महत्व को समझ नहीं पाते, वे जो है समझ नहीं पाते कि अपने मत का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, अर्थात मत किसे दे, वोट किसे दे। भारत के शिक्षा की दर कम होने के कारण वह एक चुनौती बनी हुई है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, विशेषकर महिला को शिक्षित करना आवश्यक है। अच्छा, आप लोग को एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, अभी सिस्टम क्या चल रहा है ना, लोग जो है अशिक्षित रहते तो क्या होता है, 500 लेके वोट देंगे, 1000 लेके वोट देंगे, पैसा पे बिक जाएंगे, है ना, दारू पे बिक जाएंगे, ये सब चीजों पे बिक जाएंगे, जाति पे बिक जाएंगे। और यही चीज जो है क्या होता है, देश के लिए हानिकारक होता है। लोग शिक्षा पे वोट दे, बेरोजगारी पे वोट दे, लोग ग्रोथ पे वोट देना तो डेवलपमेंट आएगा। तो वही चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया, यही सब चुनौती है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन रह जाएगा, उसके बाद आज का क्लास जो है इंड हम लोग करेंगे, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेट चल रहे हैं। 9 नंबर, धर्मनिरपेक्षता की जो है अवधारणा का उल्लेख कीजिए। आंसर में हम लोग क्या लिखे हैं, धर्मनिरपेक्ष जो है इसका क्या अवधारणा दिया गया है। आंसर में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राजनीति का किसी गैर धार्मिक मामले से जो है धर्म को दूर रखे तथा सरकार जो है धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। ठीक है, क्या समझ में आया? जो राज्य है वो राजनीति से जो है कोई भी धर्म का लेन देन न रखे और किसी धार्मिक व्यक्ति के लिए कुछ विशेष छूट ना मिले। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, बल्कि क्या चीज बाबू, बल्कि जो है सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं की पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्षता केवल विचारधारा नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान का बुनियाद है। इसे जो है पंथ निरपेक्षता या फिर सेकुलरवाद भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष या फिर सेकुलर जो है आप सुने होंगे सेकुलर गवर्नमेंट चल रहा है, तो वो कौन सा गवर्नमेंट होता है, जो धर्म निरपेक्ष गवर्नमेंट जैसे भारत का गवर्नेंस रहता है। ओके, 10 नंबर है, केंद्र शासित राज्य क्या है? मतलब जो है सेंटर द्वारा जो है मैनेज किए हुए राज्य को ही केंद्र शासित राज्य कहते हैं। आंसर देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ जो है राज्य क्षेत्र या फिर संघ क्षेत्र जो है भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे के एक उपराष्ट्रपति प्रशासनिक इकाई है, उपराष्ट्रीय सॉरी। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, केंद्र सरकार मैनेज करते हैं इस राज्य को। ठीक है, भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। समझ में आया? सीधे सीधे किसका शासन होता है मेरे दोस्त? भारत सरकार का शासन होता है। कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश में। ये था आज का वीडियो, बहुत मजेदार लगा होगा आप लोग को। मजेदार लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो है भेज के एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, ताकि चैनल भी ग्रो करे। और अगला बैच जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो भाई जुड़े रहिए। और एग्ज़ाम आप लोग का जैसे ही नज़दीक आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ सरप्राइज़ आप लोग को देने का। वो चीज़ को आप लोग भाई समझ सकते हैं, बताया नहीं जाता कैमरे पे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।